नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 27 अक्टूबर 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी के प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। साथ साथ यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिया जाएगा और अंत में आज के प्रमुख तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्कशॉप का संचालन सुजीत वाजपेयी सर के द्वारा किया जाएगा। इसमें आप सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे। इस वर्कशॉप में भाग लेना आपके लिए काफ़ी आसान है। आपको केवल बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करके आप इस वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। इस वर्कशॉप के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा के अलग अलग जो पक्ष हैं, आपको किस तरह से तैयारी करनी है जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाए, आप इस वर्कशॉप के माध्यम से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी अभ्यर्थी बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करें और इस वर्कशॉप में आगामी 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे लाइव रूप में भाग लें। आप ध्यान रखें, इस वर्कशॉप में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप सभी अभ्यर्थी इस वर्कशॉप में भाग लें और 2023 की सिविल सेवा परीक्षा में अपने चयन को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन को प्राप्त करें। आज के दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्य हैं? आप ध्यान रखें, जब हम सेबी की बात करते हैं तो यह भारत में पूंजी बाजार का नियामक है। यानी पूंजी बाजार में जैसे हम शेयर बाजार की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, उसमें प्रमुख रूप से नियमों को लागू करने की प्रक्रिया सेबी के द्वारा की जाती है। कथन को देखते हैं। पहला कथन, यह शेयरों की व्यापक खरीद और कंपनियों के अधिग्रहण की निगरानी करता है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, यह इनसाइडर ट्रेडिंग यानी भेदिया कारोबार को प्रतिबंधित करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यह रहता है कि किसी कंपनी के बारे में सूचना, मान लीजिए उस कंपनी का बाजार में एक तरह से शेयर जारी है और उसके संदर्भ में जो भी उसकी आंतरिक सूचना है वो किसी व्यक्ति को देकर उसके शेयरों की खरीद को बढ़ाना या उसके शेयरों की खरीद को कम करना, अगर ऐसा किया जाता है तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। और बहुत सारे शेयर बाजार में जो कारोबारी हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से अतिरिक्त रूप में लाभ कमाने का प्रयास करते हैं, तो इसको सेबी के द्वारा प्रमुख रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। दूसरा कथन भी यहाँ पर सत्य है। तीसरा, यह विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। ध्यान रखें, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन की अगर हम भारत में बात करें तो ये जिम्मेदारी आरबीआई के पास है, इसीलिए तीसरा कथन गलत है। चौथा, यह भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी करता है। यानी पेमेंट और सेटलमेंट जो सिस्टम है, अगर हम देखें तो इसकी निगरानी भी आरबीआई के द्वारा प्रमुख रूप से की जाती है, न कि सेबी के द्वारा। पांचवा, यह स्टॉक एक्सचेंजों का लेखा जोखा और जांच पड़ताल करता है। पांचवा कथन सत्य है। तो आप देखें, तीसरा और चौथा कथन एक तरह से असत्य है। तीसरा और चौथा कथन अगर असत्य है तो इस रूप में आप देखें, हमारा ए, सी और डी ये विकल्प नहीं हो सकते हैं। केवल हमारे पास ऑप्शन बचता है कौन सा? बी। यानी हमारा उत्तर है बी। केवल 1, 2 और 5 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि सेबी के द्वारा बॉम्बे डाइंग और उसके जो प्रमोटर हैं नुस्ली वाडिया, नेस वाडिया और जहांगीर वाडिया, उनके ऊपर एक तरह से किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करने के लिए 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बॉम्बे डाइंग की तरफ से प्रमुख रूप से जो कार्य किया गया जिसके ऊपर सेबी ने आपत्ति दर्ज की है, वहाँ पर सेबी का ये कहना है कि अगर हम इसकी कंपनी बीडीएमसीएल की बात करें तो उनके द्वारा प्रमुख रूप से स्केल कंपनी उसको एक सहायक के रूप में स्वीकार करने की जो स्थिति है उसको सही से नहीं बताया गया। साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में जो भी उनकी एक तरह से किसी भी जगह पर मालिकाना हक है कंपनी में, उसको सही से न बताकर एक तरह से जो लाभ की स्थिति है उसको गलत रूप में बताया गया है। तो ये सारे जो आरोप हैं वो बॉम्बे डाइंग के ऊपर प्रमुख रूप से लगाए गए हैं और इसी कारण से सेबी के द्वारा बॉम्बे डाइंग के ऊपर इस तरह की पेनल्टी लगाई गई है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अकबर के शासनकाल के पहले कुछ वर्षों के दौरान मीर खान ने उसके राज्य संरक्षक के रूप में कार्य किया। अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक समय में हम देखें तो राज्य संरक्षक के रूप में प्रमुख रूप से जो काम है वो एक तरह से बैरम खान के द्वारा किया जा रहा था, न कि यह स्थिति मीर खान की थी। तो इस रूप में पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा, अकबर ने साम्राज्य को 12 सूबे या प्रांतों में विभाजित किया था। तो प्रारंभिक स्थिति में आप देखें अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबे या प्रांतों में विभाजित किया था। कथन सत्य है। तीसरा, अकबर ने राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से शादी की जो आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। तीसरा कथन भी सत्य है। तो यहाँ पर 2 और 3 कथन सत्य हैं,
इसीलिए हमारा उत्तर है बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि अगर हम मुगल शासक जलालुद्दीन अकबर की बात करें तो उनकी मृत्यु आज ही के दिन यानी 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही खांगखुई मांगसोर गुफा किस राज्य में स्थित है? यह गुफा प्रमुख रूप से विवाद में इसलिए घिरी हुई है कि माना जा रहा है कि इस गुफा में पर्यटन की जो स्थितियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग चमगादड़ की जो प्रजातियां हैं उनको एक तरह से समाप्त किया गया है। अगर हम इस गुफा की बात करें तो यह प्रमुख रूप से मणिपुर में स्थित है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है बी, मणिपुर। यहाँ पर प्रश्न में हमने जिस गुफा की बात करी है उस गुफा में जैसा हमने बात करी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग चमगादड़ की जो प्रजातियां हैं उनको एक तरह से समाप्त किया गया और ये प्रक्रिया अगर हम देखें तो 2016-17 से संचालित की जा रही है। यहाँ पर माना जाता है कि अगर हम राइनोलोफिडे और हिप्पोसिडेराइडे अलग अलग परिवारों की बात करें, इन दोनों परिवारों से संबंधित अगर हम देखें तो चमगादड़ की अलग अलग जो प्रजातियां हैं वो एक तरह से यहाँ से नष्ट की गई हैं। इस गुफा में से जिन अलग अलग प्रजातियों को समाप्त किया गया है चमगादड़ की, उनको हम देखते हैं। पहली प्रजाति है ब्लिस हॉर्सू बैट, दूसरा ऐसी राउंड लीफ बैट, तीसरा इंटरमीडिएट हॉर्सू बैट, चौथा नॉर्दर्न वूली हॉर्सू बैट, पांचवा ग्रेटर फॉल्स वैम्पायर बैट, छठवां हेरी फेस्ड बैट, सातवां हॉक्सन्स बैट, अगर हम नौवां देखें तो राउंड ईयर्ड ट्यूब नोज्ड बैट। तो ये अलग अलग प्रजातियां हैं जो चमगादड़ की यहाँ से नष्ट की गई हैं। तो प्रमुख रूप से इन प्रजातियों को आप ध्यान रखें, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन को हम देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का अनन्य अधिकार है। भारत में अगर हम करेंसी नोट जारी करने की बात करते हैं तो अगर हम आरबीआई के एक्ट 1934 की बात करते हैं जिससे आरबीआई की स्थापना की गई है, तो इसी एक्ट की अगर हम सेक्शन 22 की बात करते हैं तो भारत में बैंक नोट जारी करने का सोल अधिकार या अनन्य रूप में अधिकार केवल आरबीआई के पास है। तो इस रूप में पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 भारतीय रिजर्व बैंक को विभिन्न मूल वर्ग के सिक्कों को डिजाइन करने और ढालने की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान रखें, यह शक्ति भारत सरकार के पास है, न कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास। आरबीआई इन सिक्कों को प्राप्त करके आगे एक तरह से व्यापारिक स्थितियों में ले जाने का कार्य करता है, वितरण करता है, ये जरूर है। लेकिन जहां तक डिजाइन करने और ढालने की बात है वह भारत सरकार के अधिकार में है। इस आधार पर दूसरा कथन असत्य है, पहला सत्य है। तो हमारा उत्तर है ए, केवल एक सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आप पार्टी के द्वारा इस तरह की एक मांग की गई है कि करेंसी नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर भी उपस्थित होनी चाहिए। इसी आधार पर हमने प्रमुख रूप से यह चर्चा की है कि जब हम करेंसी नोट की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से उसकी डिजाइन करने और उसके जारी करने की जो अधिकार है वो प्रमुख रूप से आरबीआई के पास है। जब भी हम नोट और सिक्कों की डिजाइन की बात करते हैं तो आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा एक तरह से मिलकर यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। और इसमें भी अगर हम देखें तो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है वह प्रमुख रूप से भारत सरकार के साथ मिलकर निर्णय लेता है कि करेंसी नोट की डिजाइन अगर बदली जाए। जैसे अगर हम 2016 में देखें तो नोटबंदी के बाद 2000 रुपये का जैसे करेंसी का नया नोट जारी किया गया, तो इसकी डिजाइन के संदर्भ में आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा मिलकर एक तरह से निर्णय लिया गया होगा। जहां तक सिक्कों की बात करें तो उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से जो अधिकार है वो हमारा जो कॉइन एक्ट है 2011 है, वह प्रमुख रूप से अधिकार भारत सरकार को देता है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको देते हैं। आज का प्रश्न 2022 यानी इसी वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न को देखते हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जब हम परिवर्तनीय बॉन्ड की बात करते हैं तो ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनको कुछ समय के बाद शेयर में परिवर्तित करने की एक तरह से अनुमति दी जाती है। आप बॉन्ड के संदर्भ में देखें कि बॉन्ड के माध्यम से एक तरह से आप ऋण देते हैं। तो जब भी आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो उस कंपनी को आप एक तरह से ऋण प्रदान करते हैं। और अगर बॉन्ड को आप शेयर में बदल लेते हैं तो शेयर का मतलब आपका उस कंपनी में एक तरह से हिस्सेदारी का भाग हो जाता है, यानी आपकी भागीदारी उस कंपनी में हो जाती है। तो ऋणदाता की जगह आप कंपनी में एक साझेदार या हिस्सेदार हो जाते हैं क्योंकि आपको उसके शेयर मिल जाते हैं। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। अगर हम परिवर्तनीय या कन्वर्टेबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर एक सुरक्षा है कि आप इसको ऋण साधन की जगह शेयर यानी हिस्सेदारी में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जोखिम थोड़ा कम है और इसीलिए आपको ब्याज दर जो इन बॉन्ड पर मिलती है वो कम मिलती है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता यानी इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है। देखिए, अगर आप ऋण को शेयर में बदल पाते हैं, बॉन्ड का जो हिस्सा है वो आप शेयर में या हिस्सेदारी में ले पाते हैं, तो इससे जोखिम कम होता है।
क्योंकि आप ध्यान रखें, जैसे जैसे आप एक तरह से निवेश में आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही होती है तो आपका जो लाभ होता है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो अगर आप शेयर में हिस्सेदारी ले लेते हैं बॉन्ड की जगह पर तो आपका जोखिम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस रूप में आप देखें, जो भी उपभोक्ता कीमतें हैं, मुद्रास्फीति का जो बढ़ता हुआ रूप है उसके प्रभाव को थोड़ा कम करना अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह के कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीद सकते हैं। जो भी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही होती हैं उसके प्रभाव को अगर हम अपने बॉन्ड के लाभ में देखना चाहते हैं कि हमारा बॉन्ड का लाभ ना कम हो तो हम बॉन्ड को एक तरह से बदल पाते हैं शेयर में, यानी कन्वर्टेबल बॉन्ड हमें खरीदने चाहिए। तो दोनों कथन सत्य हैं। इस रूप में हमारा उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दैनिक क्विज के अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज हम सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के अलग अलग प्रावधानों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके खिलाफ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021, यानी जब हम सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, तो इसके माध्यम से प्रमुख रूप से आप देखें, जिन दंपत्ति को संतान का सुख नहीं मिल सकता है उन दंपत्ति को संतान की स्थिति एक तरह से सुनिश्चित करने के लिए इन कानूनों के माध्यम से प्रमुख रूप से प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों अधिनियम का प्रमुख रूप से उद्देश्य यह है कि जब हम प्रजनन चिकित्सा की बात करते हैं, जो कई मिलियन डॉलर का एक तरह से उद्योग है, उसको कानूनी प्रक्रियाओं में लाया जाए। और यहाँ पर कोशिश यह है कि सहायक प्रजनन की जो तकनीकें हैं और जो प्रक्रिया उपयोग की जाती हैं, जैसे अगर हम इन विट्रो निषेचन की बात करते हैं या सरोगेसी की बात करते हैं, जब हम इन विट्रो निषेचन की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि जो भी एक तरह से स्पर्म है और साथ साथ अगर हम बात करते हैं ओवा या एग की बात करते हैं तो इनका जो निषेचन है वो एक तरह से लैब में कृत्रिम स्थितियों में किया जाता है। सरोगेसी की अगर हम बात करें तो जो औरतें प्रमुख रूप से गर्भावस्था की स्थिति में नहीं जा सकती हैं तो अन्य महिला के माध्यम से एक तरह से गर्भावस्था की जो स्थिति है प्राकृतिक रूप में उसे प्राप्त किया जाता है। तो इन दोनों तक जो प्रमुख रूप से पहुंच है वो सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021 के माध्यम से की जाती है। प्रजनन की प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख रूप से स्पर्म और ओवा की जो आवश्यकता रहती है वो इन कानूनों के माध्यम से प्रमुख रूप से शर्तों के आधार पर निर्धारित की गई है। सरोगेसी या इन विट्रो निषेचन जिनके द्वारा किया जा रहा है उन क्लिनिक के संचालन करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो भी इन कानूनों में दी गई हैं। लेकिन प्रमुख रूप से आप देखें तो यहाँ पर कुछ विवाद की स्थितियां बन रही हैं। इन कानूनों में जो भी विवाद के बिंदु है उनको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस आधार पर इन कानूनों के जो विवादित बिंदु हैं वो पुनः चर्चा में आ गए हैं। जैसे अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो केवल विवाहित एक तरह से जो बिना बच्चे वाले जोड़े हैं और महिलाओं की कुछ जो श्रेणियां हैं वही एक तरह से ART और सरोगेसी का लाभ उठा सकती हैं। इस कानून के माध्यम से जो भी माँ एक तरह से सरोगेट माँ के रूप में काम कर रही है उसको बीमा कवरेज और चिकित्सा व्यय वही प्रदान किया जाता है, अन्य प्रकार के भुगतान नहीं मिल सकते हैं। और माना जाता है कि जो सरोगेसी यहाँ पर महिला के द्वारा किया जाएगा वो परिवार से संबंधित एक तरह से लोग हो सकते हैं, यानी कमर्शियल रूप में अगर हम वाणिज्यिक रूप में सरोगेसी की बात करें तो उसको इस कानून के माध्यम से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो भी हमारी एक तरह से प्रजनन की कृत्रिम रूप से प्रक्रिया है उसमें चाहे स्पर्म की बात करें या ओवा की बात करें उसकी बिक्री के संदर्भ में भी एक तरह से प्रतिबंधों की स्थितियां बनती हैं। वर्तमान में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उसमें अगर हम देखें तो ये कहा गया है कि ये जो कानून है वो भेदभावपूर्ण है और प्रजनन स्वायत्तता और पसंद के उल्लंघन को एक तरह से करता है। तो इस आधार पर प्रमुख रूप से इसको चुनौती दी गई है। यह भी कहा गया है कि जो एकल व्यक्ति हैं या लिव इन में रहते हैं या समान सेक्स वाले जो व्यक्ति एक तरह से साथ में रह रहे हैं उनके पास ART तक जो पहुंच है वो एक तरह से नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थितियां बनाती है। इस कानून के माध्यम से वाणिज्यिक रूप में सरोगेसी पर प्रतिबंध है और कहा यह जाता है कि जो सरोगेट माताएं हैं उनको एक तरह से शोषण की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो उससे बचाव करने के लिए प्रमुख रूप से आप देखें तो वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया है। इस याचिका में यह भी एक तरह से विरोध किया गया है कि वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर कोई भी महिला अपने जीवन काल में एक ही बार सरोगेट मदर के रूप में रह सकती है। साथ साथ परिवार के जो भी एक तरह से कह सकते हैं नजदीकी व्यक्ति हैं उन्हीं को एक तरह से सरोगेट बनने की स्थिति दी जा रही है। इस कानून के माध्यम से यह भी कहा गया है कि 25 से 35 वर्ष की आयु में जो महिलाएं हैं और जिनके अपने खुद के एक तरह से बच्चे हैं वही सरोगेसी की स्थिति में जा सकती हैं। और आप ध्यान रखें कि मेडिकली और साइकोलॉजिकली उनको एक तरह से फिट होने का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तभी वो सरोगेसी में जा सकती हैं। तो यहाँ पर वाणिज्यिक सरोगेसी की जो स्थिति है वो लगभग प्रतिबंधित कर दी गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार की जो ART प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कृत्रिम रूप में आप देखें गर्भाधान की स्थितियां की जा सकती हैं, वहां पर अगर हम प्रमुख रूप से
ऑयसाइड्स की बात करें, जिनको प्रमुख रूप से हम एक तरह से ओवा या एग के रूप में भी जानते हैं, तो इनकी एक तरह से उपलब्धता की बात करें तो उसको लेकर सवाल उठते हैं। कारण किसी भी महिला के द्वारा अपने जीवन काल में केवल एक बार ऑयसेट या ओवा या एग का जो दान है वो किया जा सकता है। तो ये स्थिति भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधात्मक दिखती है। महिलाओं के द्वारा जीवन में केवल एक बार ऑयसेट या एग का दान किया जा सकता है। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि उनके स्वास्थ्य जोखिम ना हो और उनका शोषण ना हो पाए। लेकिन अगर हम देखें तो एआरटी की प्रक्रियाओं के माध्यम से कृत्रिम रूप से जो गर्भाधान की स्थितियां वो कहीं ना कहीं इससे कमजोर होती हैं। और माना यह जाता है कि नियामक दबाव पड़ने से इस तरह के ऑयसेट या एग का दान करने वाली की जो स्थितियां हैं वहां पर कालाबाजारी एक तरह से हो सकती है और ये शोषण की स्थितियों को और ज्यादा बढ़ावा देगी। यहाँ पर हम ध्यान रखें, एआरटी अधिनियम ये कहता है कि जिस भी महिला के द्वारा ऑयसेट या एग का दान किया जाता है उसे अपना आधार नंबर देना होगा और ये कहीं ना कहीं उस दाता की गोपनीयता को खतरे में डालता है। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी उसको लेकर भी एक तरह से सवाल उठाए गए हैं। वर्तमान में जो याचिका दायर की गई है उसमें व्यावसायिक सरोगेसी को अनुमति देने की बात की गई है, क्योंकि 2016 से पहले हम देखें तो इस तरह की जो स्थिति है वो थी और भरपाई यानी एक तरह से कंपनसेशन देकर सरोगेसी की जा सकती थी व्यापारिक रूप में। लेकिन 2016 में जो परिवर्तन किए गए और बाद में सरोगेसी के कानूनों में जो सुधार किए गए उसके बाद आप देखें तो वाणिज्यिक रूप से सरोगेसी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ साथ इस याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या सरोगेसी उन लोगों के लिए एक विकल्प होना चाहिए जो जैविक रूप से गर्भधारण कर सकते हैं लेकिन नहीं चुनते हैं। बहुत से दंपत्ति ऐसे हैं जो एक तरह से गर्भधारण की स्थिति में जा सकते हैं लेकिन वहां पर वो उसको नहीं चुनते हैं और सरोगेसी के माध्यम से एक तरह से बच्चा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को इस कानून के माध्यम से कोई छूट मिलनी चाहिए? यह भी प्रमुख रूप से सवाल इस याचिका के माध्यम से पूछा गया है। यह हमारा 27 अक्टूबर 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।